तर ओके, आता हे सर्व जे काही लिहिलंय व्हेन एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन पाथ, ते सर्व मी तुम्हाला डायरेक्टली सांगतोय. बघा, बोहरचं मॉडेल बघायचं आपल्याला, घाई करायची नाही कसलीच. एक होतं जे जे थॉम्सनचं मॉडेल, त्याच्यामध्ये चूक काढली रुदरफोर्डनं, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये चूक कुणं काढली? एक मिनिट, दरवाजा लावता का? त्याच्यामध्ये चूक कुणं काढली? रुदरफोर्डनं. त्याच्यानंतर रुदरफोर्डचं मॉडेल आलं, ठीक आहे ना. हे विसरू नका बरं का. थॉम्सनचे मॉडेल होतं काय? सर्व पॉझिटिव्ह चार्ज पसरलाय. रुदरफोर्ड म्हणला तसं नाही, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी पाहिजे, कारण जास्तीत जास्त पार्टिकल सरळ चाललेत. परंतु रुदरफोर्डची चूक मॅक्सवेलच्या म्हणण्यानुसार झाली की बाबा, when electron is revolving around the nucleus, it is accelerated, and Maxwell says accelerated particle emits energy, therefore it should emit energy and go finally into the nucleus. Therefore Rutherford's model is not different from Thomson's model. Then we have to see Niels Bohr's model. Bohr had a lot of faith on his teacher called as Rutherford, ठीक है. उसको ये लगता था कि रुदरफोर्ड गलत नहीं हो सकते. थोड़ी सी कही तो मतलब रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था वो सही होना ही चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ही फेथ था, और क्योंकि उसने उनके साथ ही सब कुछ किया हुआ था, उनको पता था कि ये एक्सपेरिमेंट तो सही है, क्योंकि सभी अल्फा पार्टिकल सीधे ही जा रहे थे, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होना ही चाहिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है. लेकिन इलेक्ट्रॉन को उसके बाजू में कैसे रखा जाए, कैसे घुमाया जाए कि जिससे वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, यही तो प्रॉब्लम था ना. प्रॉब्लम क्या था? मैक्सवेल यही कह रहा था, भाई बस आप कुछ भी करो, इसको सॉल्व करो. किसको सॉल्व करो? इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो एनर्जी एमिट क्यों नहीं कर रहा, इतना ही बता दो. वो बात रुदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, तो बोर वो बात कैसे बताते ये देखना है. लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें देखें, बहुत सारी चीजें. एक ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिससे कि ये पता चलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और वेव की तरह बिहेव करती है. और दूसरी मैक्स प्लैंक की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके अनुसार हर बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से आगे है. यूनिवर्स की सभी बॉडीज का टेम्परेचर 0 से आगे ही होता है, मतलब हर बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकलते हैं वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में निकलते हैं, उनको क्वांटम या क्वांटा कहा जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट लाइट है, उसके क्वांटम को फोटोनिक स्पेशल नाम दिया गया है, लेकिन उनको भी क्वांटम कहा जा सकता है. हर एक क्वांटम की एनर्जी होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी उस फोटोन की या क्वांटम की बदलती रहती है. अगर फ्रीक्वेंसी बदली तो एक रेंज के बाहर वेव भी बदल जाता है. तो हमने फ्रीक्वेंसी के आधार पर अलग अलग वेव्स बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, गैमा रेज वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, एक्स रेज, विजिबल लाइट, भले अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स वगैरह वगैरह, रेडियो वेव्स, ये सब हुए. उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है यूनिवर्स में. उनकी स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, मीडियम बदलने पर बदलती है. स्पीड बदलती है मतलब फ्रीक्वेंसी बदलती है ऐसा नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है. स्पीड बदलती है मतलब वेवलेंथ चेंज होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड है और वो है 3 × 10⁸ रफली. एक्चुअली उसकी वैल्यू 2.99 ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं होती. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये याद रखना है. उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह भी बिहेव करते हैं. ये भूलना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूअल नेचर. वेव की तरह बिहेव करते हैं, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन वगैरह वगैरह, जिसको प्रूफ कहा जाता है. साइंस में कोई भी चीज प्रूफ के बिना नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती. तो वो प्रूफ्स आपको फिजिक्स में मिल जाएंगे. व्हाट इज इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन ये फिनोमेना सिर्फ वेव दिखाते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट दिखाती है, तो इसलिए वो वेव है.
लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें लाइट करती है जो कि पार्टिकल दिखाता है। वो 4 चीजें हैं जो कि लाइट करती है, जो कि पार्टिकल की तरह होती है। एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विथ टेम्परेचर, चौथा है लाइन स्पेक्ट्रम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये हमने देखा, जिससे हमें पता चला कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल भी है। भले ही बोर के मॉडल के लिए इतना सब जरूरी नहीं था, बस लाइट पार्टिकल इतना भी बताया तो भी ठीक है, लेकिन साइंस है आपका तो प्रूफ तो चाहिए, इसलिए हर चीज का प्रूफ दिया हुआ है। लेकिन लाइट वेव की है क्यों है, इसका प्रूफ इस चैप्टर में नहीं दिया है, वो भी देना चाहिए था। अगर वो देते तो चैप्टर और बड़ा होता, लेकिन वैसा नहीं किया है। तो पार्टिकल का प्रूफ दिया है लेकिन वेव का नहीं दिया, ये मुझे समझा नहीं ऐसा क्यों किया है, लेकिन जो भी किया है उन्होंने किया है, तो जो है मैंने पढ़ा दिया। तो वेव है, ये पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स के लिए वेट करना पड़ेगा। फिजिक्स में वेव चैप्टर के अंदर ही आपको हो जाएगा, या फिर वेव ऑप्टिक्स जो है वहां पे हो जाएगा। अभी भी हम बोर के मॉडल को नहीं देख पाए हैं। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा। अब हमको तीसरा वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट नहीं देखना है, ये हमको नहीं है सिलेबस में। चौथा लाइन स्पेक्ट्रम देखना है हमको, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसका पूरा डिटेल मैथमेटिकल एनालिसिस बोर के मॉडल से पहले ही किया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि बोर मॉडल पढ़ने के बाद ये आसान जाता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, लाइन स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा पार्ट बोर मॉडल के पहले बताऊंगा, थोड़ा सा पार्ट बाद में बताऊंगा। वो बुक में दिया है इसलिए, लेकिन एक्चुअली पूरा का पूरा मॉडल बाद में ही देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, जिससे कि हमको पता चलेगा। इसकी जरूरत बोर मॉडल के लिए नहीं है। बोर मॉडल के लिए बस एक ही चीज जरूरी है कि लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इतनी ही चीज काम की है, इतनी ही चीज, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, इसको एक्सप्लेन बोर ने किया है, ठीक है। लेकिन पहले लाइन स्पेक्ट्रम ढूंढा गया कि ऐसा है लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन ऐसा क्यों है ये नहीं समझ रहा था। तो ऐसा क्यों है ये बोर ने ही बताया। तो पहले देखते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है ना। पहले तो कुछ प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, अल्फा पार्टिकल से कुछ प्रॉब्लम आया, उसको रदरफोर्ड ने सॉल्व करने की कोशिश की। वैसे ही लाइन स्पेक्ट्रम, ये एक प्रॉब्लम आया साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने और उसको बोर ने सॉल्व किया है। बोर ने कैसे सॉल्व किया ये आगे देखेंगे। चलिए अब देखते हैं। बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। इंद्रधनुष आपने देखा होगा, विबजोर जिसे कहते हैं, राइट। तो दो चीजें होती है, एक होती है कंटिन्यूअस और दूसरी होती है लाइन यानी डिस्क्रीट। या फिर उसे लाइन भी कहा जाता है। ओके, अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, उसका एक, आपने जो इंद्रधनुष देखा है, रेनबो जिसे कहते हैं आप, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, इंद्रधनुष कहते हैं शायद। चलिए, अब देखते हैं, ठीक ठीक से याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपने इंद्रधनुष को ऐसे देखा है क्या कभी, मतलब एग्जैक्ट ऐसे लाइन है उसके बीच में। अब मैं बस ऐसे ही निकाल रहा हूं, मतलब ऐसी लाइंस है कि बराबर यहां पर क्या है, वायलेट कलर, फिर उसके बाद ब्लू कलर, मैं ऐसे ही ले रहा हूं, इंडिगो नहीं है मेरे पास यहाँ पे उतना विब की, और तो उसके बाद ग्रीन कलर। ऐसे नहीं देखा आपने, बिल्कुल नहीं देखा ना ऐसे, कि उसके अंदर मतलब दो कलर के बीच एग्जैक्ट लाइंस है। ऐसा देखा है क्या आपने, एग्जैक्ट लाइंस है, ऐसा कभी देखा है क्या आपने, बोलो जरा, अरे बोलो तो, यस और नो। ऐसे लाइंस होती है क्या कलर के बीच में, या फिर एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं वो कलर्स।
पूरे कलर्स स्पेक्ट्रम जो होता है आपका, कलर्स कैसे होते हैं, घुसे हुए, लाइन्स नसतात. अतिशय छान. लाइन्स आर नॉट देयर. मतलब आपने जब भी स्पेक्ट्रम देखा होगा तो कुछ ऐसा देखा होगा बेटे. ठीक है ना. जो भी स्पेक्ट्रम है, आपको यहाँ पे मैं ब्रश लेता हूं, क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसा वायलेट कलर वीप भी किया. और अभी इंडिगो में नहीं ले रहा. फिर ये ऐसा घुसा इसके अंदर, फिर विप ब्लू ग्रीन, उसके बाद ये ग्रीन भी इसके अंदर घुसा हुआ है. फिर येलो है, वो भी एक दूसरे के अंदर घुसे हुए. ऑरेंज है, चलो ये भी घुसा हुआ है. और फिर रेड है. ये ऐसे, राइट, ऐसा रेनबो होता है, ना कि ऐसे लाइन होती है. तो ठीक है, आपने जो अब तक स्पेक्ट्रम देखा है वो ऐसा देखा है, कंटिन्यूअस, लाइन की तरह नहीं. जो कंटिन्यूअस होता है, जिसके अंदर ऐसी क्लियर कट लाइन नहीं होती, उसे हम कंटिन्यूअस कहेंगे. और जहां पे एग्जैक्ट बाउंड्रीज होती है, उसे हम डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो आपको लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नहीं होता यार. स्पेक्ट्रम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. स्पेक्ट्रम यानी डिस्ट्रीब्यूशन. लैंग्वेज के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का. सो द लैंग्वेज स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया इज वेरी वाइड एंड कलरफुल, ऐसा कह सकते हैं. कास्ट स्पेक्ट्रम भी है. कास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया इज वेरी वाइड. ठीक है ना. स्पेक्ट्रम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको ये समझ में आया कंटिन्यूअस और लाइन का मतलब क्या होता है. अरे बोलो. यस तो बोलो, या फिर नो भी बोल दो. हाँ ठीक है. अब उसके बाद देखेंगे आगे. आप मुझे बताओ, अगर आपको समझ में आया, तो लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में, अगर हम अलग मतलब पूरी इंडिया को कुछ इस तरीके से लैंड समझते हैं हम, दिस इज द लैंड ऑफ इंडिया, तो कहीं पे हिंदी बोलते होंगे, कहीं पे लोग मराठी बोलते होंगे, कहीं पे तमिल कन्नड़ ऐसा कुछ होगा. तो जो लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कंटिन्यूअस लगता है या डिस्क्रीट लगता है, बोलो जरा, अगर आपको समझ में आया है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब. यस, बहुत अच्छे. मुझे यही आपसे उम्मीद थी. बहुत ही अच्छे. कंटिन्यूअस है, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते आप कि बिल्कुल यहां से ऊपर लोग हिंदी बोलेंगे, यहां से यहां के लोग गुजराती बोलेंगे, यहां से इधर लोग मराठी बोलेंगे, फिर ये कन्नड़ वाले हैं. ऐसा नहीं है. घुसे हुए एक दूसरे के अंदर. मराठी वाले थोड़े से गुजराती के अंदर घुसे हुए हैं. ठीक है ना. मतलब ये कंटिन्यूअस है लाइन. और जो स्टेट है, स्टेट की बाउंड्रीज, वो कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, बोलो जरा. मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम की तरह है या कंटिन्यूअस है. लाइन स्पेक्ट्रम यानी डिस्क्रीट है. समझ रहा है ना आपको ये. बहुत अच्छे वेदांत, बहुत अच्छे. कंटिन्यूअस नहीं है वो. मतलब महाराष्ट्र गुजरात के अंदर नहीं घुसा हुआ है. स्टेट वाइज, ज्योग्राफी वाइज बोल रहा हूं मैं, ज्योग्राफी वाइज. लेकिन मराठी गुजराती के अंदर घुसी हुई है. तो मेरे ख्याल से आपको कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब समझ में आया. तो मुझे कोई और एक एग्जांपल बता सकता है क्या, ऐसे ही एक एग्जांपल बताइए कंटिन्यूअस का. चलिए, कंटिन्यूअस का आप मुझे एग्जांपल बताइए. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल आपकी लाइफ से, हमारी लाइफ से, कोई भी एक, एनी एग्जांपल. पोशाखात पण असते. वा वा, अतिशय सुंदर. शुभम, यम म्हणजे काय मला कळलं नाही बेटा. नुसतं यम म्हणजे काय. अतिशय छान वैष्णवी, उदाहरण अतिशय सुंदर. आणखीन कोणी. पोशाख अतिशय सुंदर. पोशाख जो आहे तो कंटिन्युअसली डिस्ट्रीब्युटेड आहे. पहनावा हमारा, ड्रेसिंग स्टाइल is continuously distributed. Then the color of the people is also continuously distributed. मोटा मोटा देखे तो ऊपर व्हाइट कलर के लोग रहते हैं नॉर्थ में, और जो मध्य इंडिया है, मतलब मिडल इंडिया, उसमें गेहूं कलर के लोग ज्यादा रहते हैं, और साउथ इंडिया में ब्लैक कलर के ज्यादा रहते हैं. मतलब, और ऐसा नहीं है कि वो लाइन मतलब डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. साइज ऑफ द पीपल, वो मतलब वो स्पेक्ट्रम बहुत ही अलग है, वो पूरा ही मिक्स है. साइज ऑफ द पीपल का क्या हुआ,
वो कुछ स्पेक्ट्रम की तरह नहीं काम करता। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, कुछ मतलब पैटर्न होता है उसमें, स्पेक्ट्रम में ना पैटर्न होता है, लेकिन वहां पे बाउंड्री नहीं होती। लेकिन साइज ऑफ द पीपल क्या है बेटा, साइज ऑफ द पीपल कुछ इस तरीके से, मतलब सभी कलर एक दूसरे के अंदर पूरे घुसे हुए ऐसे पूरे के पूरे। लेकिन स्पेक्ट्रम का ऐसा नहीं होता, कहीं पे तो ग्रीन रेड से थोड़ा अलग हो जाता है, समझ रहा है ना। स्पेक्ट्रम में साइज ऑफ द पीपल जो है ना वो हमारे स्पेक्ट्रम की तरह नहीं काम करता। तो उसमें क्या है, ऊपर भी आपको मोटे लोग दिखेंगे और नीचे भी मोटे लोग दिखेंगे। स्पेक्ट्रम मतलब वेरिएशन होते जाता है कंटिन्यूअसली, लेकिन बाउंड्री नहीं होती। बहुत पेचीदी चीजें है ये, इनको समझना मतलब इंट्यूशन का काम है ये, इंट्यूटिव माइंड होना चाहिए आपका। तो चलिए अब देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में हमको बात करनी है। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, तो क्या है लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक व्हाइट लाइट का सोर्स है, यहां से व्हाइट लाइट निकल रही है, ठीक है। इसको हम प्रिज्म से डालते हैं, व्हाइट लाइट को क्या किया हमने, प्रिज्म के अंदर से डाला, ठीक है। इसको अगर प्रिज्म के अंदर से डाला तो ये उसके सातों कलर में ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सातों कलर में स्प्लिट हो गई। आपको पता ही है कैसे विबग्योर होता है, ठीक है ना, जो भी है विबग्योर, 7 के 7 कलर है। और इसको अगर एक स्क्रीन के ऊपर लिया जाए, मतलब इसका जेरोक्स निकाला जाए, एक स्क्रीन होती है यहाँ पे, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर अगर इसको गिरने दिया जाए तो ये सातों के 7 कलर इसके ऊपर प्रिंट होते हैं। मतलब आपको कुछ स्पेक्ट्रम दिखेगा यहाँ पे, 7 कलर का स्पेक्ट्रम इस स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, राइट, जो कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं, कंटिन्यूअस होगा ना। सातों के 7 कलर कंटिन्यूअस होते हैं, तो इस स्क्रीन के ऊपर सातों के 7 कलर आ गए। यहां तक बात समझ में आई क्या, अरे बोलो रे बटा, यहां तक बात समझ में आई क्या। यस। अब अगर मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक सैंपल रख देता हूं, हाइड्रोजन गैस का, मान लीजिए इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो अचानक साइंटिस्ट ने यह पाया कि जब लाइट को इसके अंदर से पास किया जाता है तो यहां पे ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को अगर मैं इधर से देखता हूं तो ये ऐसे दिखेगी ना, अभी जो लाइन दिख रही है वो आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगी। तो उन्होंने पाया कि पहले तो ये पूरा मतलब यहाँ पे विबग्योर मतलब 7 के 7 कलर दिख रहे थे, सातों के 7 कलर ऐसे कंटिन्यूअस पैटर्न में जैसे हमको रेनबो दिखाई देता है वैसे दिख रहे थे। लेकिन अब उन्होंने पाया कि जो भी कलरफुल बैकग्राउंड है, यार कलरफुल बैकग्राउंड हम यहाँ पे अब नहीं बना सकते, मान लो कि ये पूरा कलरफुल बैकग्राउंड है, ये कलरफुल, तो इस कलरफुल बैकग्राउंड में इनको काली काली रेखाएं दिखाई दी। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, काली काली रेखाएं ऐसी बीच बीच में दिखाई दी। सो सैंपल को अगर इस लाइट के पाथ में रखा जाता है तो स्पेक्ट्रम में बदलाव हो रहा है और उसके अंदर लाइंस आ रही है, एग्जैक्ट लाइंस। तो इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। यहां तक समझ में आया कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोला है, क्या ये समझ में आया, अरे बोलो, लाइन स्पेक्ट्रम। दुसरा गॅस ठेवला तर काय होते सांगतो मी, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है, वाई इट इज कॉल्ड एज लाइन, क्योंकि कलरफुल दिखाई दे रहा था ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम। कलरफुल पता है ना, मतलब यार इसको आपने, इसको अगर प्रिज्म से बाहर निकालोगे तो ये तो पूरा कलर ही दिखाई देगा ना, यहाँ पे ऐसे कलर
अब सातों के साथ कलर लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं नहीं ले रहा, है ना। कितना बोर करूं आपको भी मैं अपनी पेंटिंग से। ये तो ऐसे ही दिखाई देगा, ये 7 कलर ऐसे निकल रहे, विब ग्योर, ये फिर से याद करो, ये ऐसे ग्योर येलो, ठीक है ना। और कहाँ गया यो ऑरेंज, और उसके अंदर ये रेड घुसा हुआ है। तो ये सातों के सातों कलर ऐसे बाहर आ गए। जब सैंपल नहीं था तो यही सातों के सात कलर इस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गए, ठीक है ना। इस स्क्रीन को अगर आप आगे से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगी, मतलब जब सैंपल नहीं था ना, ये हाइड्रोजन का सैंपल जब नहीं था तो ये स्क्रीन आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी। इसको जरा बड़ा करता हूं, हाँ, ये स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा था, राइट, ऐसे उस स्क्रीन के ऊपर। अब मैं स्क्रीन बनाता हूं, कुछ स्क्रीन हो गया ऐसे, स्पेक्ट्रम आपको ऐसे दिखाई दे रहा था उस स्क्रीन के ऊपर। लेकिन ये पूरा भरा हुआ है, अभी पूरी स्क्रीन भरी हुई होती है, जैसे आप जेरोक्स निकालते हो वैसे। लेकिन जैसे बीच में सैंपल रखा गया तो क्या हुआ, ऐसी काली काली रेखाएं दिखाई दी बीच में, ऐसी काली काली रेखाएं, मतलब तो ये क्यों हुआ, बस रेखाएं दिखाई दी, लाइंस दिखाई दी। पहले था कंटिन्यूअस, लेकिन अब लाइंस दिखाई दे रही, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोला। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि बेटा हुआ क्या होगा, जब ये लाइट यहां से जा रही है तो लाइट का जो पार्ट है, कुछ पार्ट ये खा रहा है, ये गैस खा रहा है। मतलब मान लो कि इसने कुछ फोटोन खा लिए, तो वो खा लिए इसलिए यहां पे कोई कलर ही नहीं आया, क्योंकि यहां पे जो फोटोन आ रहे थे उनको खा लिया, यहां पे जो फोटोन आ रहे थे उनको खा लिया। मतलब क्या है, इधर से देखोगे तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर कम हो रही है, यहाँ पे 100 है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 50 है मान लो, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे मान लो 10 है फ्रीक्वेंसी। तो उसने 20 फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन को इस सैंपल ने खा लिया होगा, यानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्पेक्ट्रम ऐसा बना है, और इसीलिए यहाँ पे कोई कलर नहीं आया, क्योंकि उस कलर का फोटोन ही खा लिया ना लाइट इस सैंपल ने, तो इसलिए यहाँ पे कोई कलर आया ही नहीं, वो फोटोन गायब हो गया सैंपल के बीच में ही। तो इसीलिए इसको एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि एब्सॉर्ब किया ना लाइट को, इसने एब्सॉर्ब किया कुछ पार्ट को, तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, या फिर एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है, ब्लैक लाइंस ऑन कलरफुल बैकग्राउंड, ब्लैक लाइंस ऑन कलरफुल बैकग्राउंड। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा है, ब्लैक लाइंस ऑन कलरफुल बैकग्राउंड। अब और एक बात की इन्होंने क्या किया, ये जो सैंपल है इसने अभी खाया है ना लाइट को, तो लाइट को खाने के बाद इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद केमिस्ट्री में बोलते हैं, अगर कोई चीज एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो उसे बोलते हैं एक्साइटेड। आप जब एनर्जी ज्यादा होती है तो आप एक्साइट होते हो, है ना, एनर्जी कम होती हो तो आप ग्राउंड स्टेट पे आते हो। सो ये जो सैंपल है वो पहले ग्राउंड स्टेट में था, अब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं एक्साइटेड सैंपल। ये अभी क्या हुआ, एक्साइटेड सैंपल हुआ, राइट। फिर ये लाइट हटा दी गई, इस लाइट को हटा दिया, पहले 4-5 मिनट ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, अब इस लाइट को हटा दिया, और इस सैंपल को फिर से एक नई स्क्रीन लाई इसके आगे, फिर से एक नई स्क्रीन। अभी इसके अंदर जो सैंपल है वो ओरिजिनल सैंपल नहीं है, इसने लाइट को खाया है, तो ये एक्साइटेड सैंपल है। कैसा है ये, एक्साइटेड सैंपल, एक्साइटेड सैंपल है। तो इस एक्साइटेड सैंपल को अब इसने ऑफकोर्स लाइट खाई है, तो उसको बाहर छोड़ भी देगा ना। अगर किसी चीज को अगर आप हीट करते हो तो वो लाल हो जाती है, राइट, बराबर है ना। तो एक्साइट हो गई, मतलब आप लोहे का रॉड ले लो, उसको फायर के अंदर डालो तो वो लाल हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, तो उसको हम एक्साइटेड बोलेंगे। फिर उसको बाहर निकालो तो धीरे धीरे जो
उसने हीट एब्जॉर्ब की है, उसको रिलीज भी करेगा ना बेटा। तो ऐसे ही अब ये क्या करने लगा, अंदर से अपनी लाइट रिलीज करने लगा। तो साइंटिस्ट ने देखा, अब मैं ये यहां पे ही लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो साइंटिस्ट ने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व ये की, जिन जगहों पर पहले ब्लैक लाइंस आ रही थी, बराबर उन जगहों पर ही अब उसी कलर की लाइंस आने लगी। मतलब यहां पर बराबर रेड कलर की लाइन आई, नीचे एग्जैक्टली ऑरेंज कलर की लाइन आई, यहां पर कौन सी कलर की आई होगी बोलो जरा, यहां पर कौन से कलर की आई होगी, कम ऑन क्विक। यहां पर नीचे कौन से कलर की आई होगी, कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, येलो कलर की आई, बहुत अच्छी। यहां पे नीचे कौन सी आई होगी अब, ग्रीन। तो आप समझ गए। तो इस तरीके से, और यहां नीचे इस कलर की आई, ओ शिट, हाँ इस कलर की। तो उसने जो कलर पहले एब्जॉर्ब किए थे वही कलर अभी इमिट कर रहा है वो, इतना तो समझा। तो ये जो पहले स्पेक्ट्रम आया था उसे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, एब्सॉर्प्शन, क्योंकि तब लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था। अब ये लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, बोलो जरा। अभी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो ओरिजिनल स्क्रीन ली गई थी ना, वो ब्लैक कलर की थी। ओरिजिनल स्क्रीन जो ली गई थी वो क्या थी, ब्लैक कलर की थी, राइट। मैंने यहां पे ब्लैक कलर नहीं निकाला, एक्चुअली ओरिजिनल स्क्रीन थी ब्लैक कलर की, इसको भूलना नहीं। ओरिजिनल स्क्रीन आपकी ब्लैक कलर की थी, ये ऐसे, ठीक है ना, समझ रहा है, ये ब्लैक कलर की थी। इसकी भी ओरिजिनल स्क्रीन ब्लैक ही कलर की थी, लेकिन उसके ऊपर अभी क्या है, कलर आ गया। तो आपने देखा होगा कि जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, ब्लैक लाइंस ऑन कलरफुल बैकग्राउंड, कलरफुल बैकग्राउंड। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम कैसा दिख रहा है, कलरफुल लाइंस, कलरफुल लाइंस ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। चलो ये दोनों सेंटेंसेस समझ में आए क्या, emission spectrum is colorful lines on black background and the absorption spectrum is black lines on colorful background। चलिए दोनों सेंटेंसेस समझ में आए क्या, अरे बोलो बेटा, दोनों सेंटेंसेस समझ में आए क्या, यस। और दोनों के अंदर लाइन है, इसलिए इन दोनों को लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसको कहेंगे एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, इसको कहेंगे इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। समझ में आया, समझ में आया, चलिए समझ में आया, यस और नो बोलो, राइट। अब वैष्णवी का ये क्वेश्चन है कि अगर हम हाइड्रोजन की जगह पर दूसरा सैंपल रखते हैं तो क्या होगा, तो भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये लाइंस थोड़ी ऊपर नीचे शिफ्ट होती है, ये लाइंस बस ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, रेड यहां पे आएगी, मतलब कुछ ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे, लाइंस ऊपर नीचे शिफ्ट होती है, इतना ही मुझे कहना है। मतलब हर कोई एक स्पेक्ट्रम दिखाता है, और ये स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेक्ट्रम ना एलिमेंट का फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। ये हाइड्रोजन का यूनिक स्पेक्ट्रम है, हेलियम रखोगे तो उसका भी एक यूनिक स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंटल एनालिसिस के लिए, आगे चल के बहुत ही काम की चीज है ये स्पेक्ट्रम। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो फ्रीक्वेंसीज उसने एब्जॉर्ब या इमिट की थी, जो भी है 20 वाली, मान लो ये 40 वाली, मान लो ये कुछ 50 वाली, मान लो ये 80 वाली है, मान लो ये 90 वाली है, मान लो, हाँ ये फ्रीक्वेंसीज जो है, या फिर इनका कुछ वेव नंबर भी होगा ना बेटा, फ्रीक्वेंसी है मतलब वेव नंबर भी होगा। तो ये जो अलग अलग वेव नंबर्स है उनके बीच एक खास रिलेशन आ रहा था, स्पेशल रिलेशन आ रहा था, स्पेशल रिलेशन। कोई फॉर्मूला था मान लो, अब मैं उतना डिटेल में वो फॉर्मूला
देखिए मैं फॉर्मूला याद नहीं करता उतना, लेकिन फिर भी फॉर्मूला कुछ ऐसा आ रहा था, कोई तो कांस्टेंट आ रहा था, और 1/सम इंटीजर स्क्वायर माइनस 1/सम अनदर इंटीजर स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले को ये बहुत ही अच्छी तरीके से ना फॉलो कर रहा था। ये सभी के मतलब वैल्यूज को अगर कोरिलेट किया जाए तो ये सभी के सभी वैल्यूज कुछ इस फॉर्मूले से निकल के आ रही थी। मतलब बहुत ये करते हैं साइंटिस्ट, ऐसे नहीं होते, बहुत करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट। ये सभी की वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि अरे ये किस मतलब ये क्या हो रहा है, ये अगर हाइट के साथ कुछ मैच कर रहा है क्या, ये किसी के साथ मैच कर रहा है क्या, अलग अलग फॉर्मूले डाल के देखते हैं, अलग अलग इक्वेशंस लगा के देखते हैं, लॉग का इक्वेशन लगा के देखेंगे अलग अलग। तो उन्होंने पाया कि इनका जो एब्जॉर्ब की हुई लाइंस है उनका वेव नंबर एक दूसरे से कुछ इस तरीके से रिलेटेड हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मैकेनिज्म पता नहीं था। ये क्यों हो रहा है, ऐसा हो तो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है। ये फॉर्मूला ढूंढने के लिए 4-5 साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यल बीपी बीपी लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड। लेमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड। इसके बारे में बाद में बहुत डिटेल में है, हमको अभी टेंशन नहीं लेना है। तो ये फॉर्मूला क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसी क्या चीज हो रही है एटम के अंदर, क्योंकि एटम ही पता है ना। अभी आपको एटम कैसा है यही तो पता नहीं है, ये पता ही नहीं है किसी को अंदर क्या है, क्योंकि रुदरफोर्ड ने जो बोला वो तो गलत है बोलने लगे लोग। लेकिन नेल्स बोर को पता था रुदरफोर्ड गलत नहीं हो सकता, कुछ तो ऐसी चीज है जो मिसिंग है। तो नेल्स बोर ने बहुत स्टडी की और उन्होंने कुछ ऐसा मॉडल दिया कि जिससे रुदरफोर्ड बता पाए, नेल्स बोर बता पाए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। जो दिमाग लगाएगा, अच्छे से सुनेगा, उसको मजा आएगा। जो दिमाग नहीं लगाएगा, ऐसे ही बैठेगा, तो उसको थोड़ी मजा आएगा यार। तो उसने देखा कि इस फॉर्मूले को पहले आगे रखा और स्टडी की और देखा कि रुदरफोर्ड के मॉडल में अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए तो मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ऐसा फॉर्मूला क्यों आ रहा है, व्हाई दिस फॉर्मूला इज कमिंग। इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेल्स बोर ने रुदरफोर्ड को भी सही ठहरवाया और यह फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया अपने मॉडल से। तो अपना मॉडल क्या है, वो मॉडल हमको देखना है अभी। रुदरफोर्ड का मॉडल, सॉरी नेल्स बोर का मॉडल, द ग्रेट नेल्स बोर, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। उनके एटम का मॉडल मुझे लगता है 1913 में उन्होंने बताया था, 1913 में, जब इंडिया में क्या चल रहा था 1913 में भैया, मुस्लिम लीग की वगैरह स्थापना हुई थी, तब की बात है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ और फिर उसके बाद गांधी जी आने तक ये 1913 मतलब उतना कुछ खास नहीं चल रहा था इंडिया में, ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीजें चल रही थी। तभी भी हम अंग्रेजों की गुलामी करते थे हम 1913 में, 1913 में। तो इन्वेंशन की तो कोई बात ही नहीं थी हमारे यहाँ। तो यूरोप में तब इन्वेंशन चल रहे थे 1913 में, ठीक है। तो ये सब तो आपको बैकग्राउंड कुछ समझ में आ रहा होगा, किस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि नेल्स बोर को अपना मॉडल बताने के लिए कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी वजह से नेल्स बोर का मॉडल नहीं आया आगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे इतना ही पता चलता है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम से ये तो पता चलता ही है कि वो पार्टिकल है, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको नेल्स बोर ने अपने मॉडल से एक्सप्लेन किया और बोला कि देखो मेरा मॉडल लगा के देखो, ये आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा मॉडल सही होना चाहिए, राइट। तो हमने देखा आज कि व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम। हमने देखा कि लाइन स्पेक्ट्रम के दो तरीके होते हैं, एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रम। किसी सैंपल को अगर आप लाइट के सामने रखते हो तो वो लाइट को एब्सॉर्ब करता है और थोड़ी देर बाद वो उसी लाइट को एमिट करता है। मैंने क्या बोला, किसी सैंपल को, किसी भी गैस को रखो यार, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टडी की है ज्यादा डिटेल में, क्योंकि वो एक आसान सा एटम है,
छोटा सा एटम है, किसी भी सैंपल को लाइट के सामने रखो, पहले वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को और फिर वो एमिट करता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाता है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। और जब वो इमिट करता है तब जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे बोलते हैं हम इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो लाइंस है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स के लिए है। जो ओरिजिनल स्क्रीन थी वो ब्लैक कलर की थी दोनों केसेस में। यहां पे क्या हुआ था, कलरफुल बैकग्राउंड पर ऐसे ब्लैक लाइंस आ रही थी, लेकिन आप छोड़ दो। और यहां पे क्या हो रहा था, ब्लैक बैकग्राउंड पर ऐसी कलरफुल लाइंस आ रही थी। मैंने लाइन अलग अलग निकाला है। तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ब्लैक लाइंस ऑन कलरफुल बैकग्राउंड, इमिशन स्पेक्ट्रम इज कलरफुल लाइंस ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। और ये जो लाइंस है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन के अकॉर्डिंग है, उनका वेव नंबर अलग अलग है। और वो वेव नंबर, अलग अलग वेव नंबर एक खास फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ये n1 एंड n2 ये दोनों इंटीजर्स है, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा क्यों फॉलो कर रहे हैं ये साइंटिस्ट को नहीं पता चल रहा था। 5 साइंटिस्ट ने इन फॉर्मूले को निकाला था, लेमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड। तो नेल्स बोर ने अपने मॉडल से बताया कि ये लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और इस फॉर्मूले को क्यों फॉलो कर रहा है। तो नेल्स बोर का क्या मॉडल है और उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, ये हमको देखना है, जो कि आज शायद नहीं देख पाएंगे हम, क्योंकि बहुत ही बड़ा मॉडल है। क्योंकि इससे आगे का टाइम तो आपको लिखने में ही जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया रिवीजन आपका। एक मिनिट, वैष्णवी क्या कहती है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मध्ये बॅकग्राऊंड कलरलेस असेल न, कारण ते ब्लॅक लाइन दिसत है। मैं सांगतो ना, यस कलरलेस नहीं, ब्लैक लाइन क्यों बेटा, देखिए ये कलरफुल कब बन रहा था, ये ब्लैक है बैकग्राउंड, ठीक है ना, तो ये कलरफुल क्यों बन रहा था, तो इसके आप ऊपर आके कोई किसी कलर की लाइट गिर रही थी तभी ये कलरफुल बना ना। ऐसे कोई लाइट आई होगी वो गिरी तो ये कलरफुल बना। और जहां पे लाइट आई ही नहीं, अगर जहां पे लाइट आई ही नहीं, जैसे कि देखिए यहां पर लाइट आई नहीं, इस जगह पर लाइट आई नहीं ना, यहां से यहां तक लाइट गिरी नहीं, तो वो कलर चेंज हुआ ही नहीं उसका। ब्लैक बैकग्राउंड का कलर क्यों चेंज हो रहा था, उसके ऊपर कोई कलर आके गिर रहा था इसलिए। लेकिन इस यहां से यहां तक कोई भी लाइट नहीं आई, इसलिए इसका कलर जैसा था वैसा ही रहा, यानी कि ब्लैक। जैसा था वैसा ही रहा, यानी कि ब्लैक। ठीक है ना। अगर कलरलेस होता तो ये व्हाइट दिखता ना बेटा, क्योंकि यहां पे कोई चेंज हो नहीं रहा, इस बीच में कोई लाइट आकर गिरी ही नहीं, तो यहां पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो जरा, यहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा। आप समझ में आया, ठीक है। चलिए, और कोई प्रॉब्लम है इसमें, आज जो पढ़ाया मैंने बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें। ओके, तो आप लिख लो बेटा, आप लिख लो, आज के लिए इतना ही काफी है। क्या क्या लिखना है ये भी लिखना है। और वो स्पेक्ट्रम जो था मैंने यहाँ पे लगाया था यार उसकी डायग्राम, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रही। वो स्पेक्ट्रम वाले भी वो पेज आपको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। पहले तो इस पेज को लिख लो आप आज, ये वाला तो हो गया है, ये वाला लिख लो आज पूरा का पूरा। ठीक है, इतना ही हुआ है हमारा आज। फीस भरली का, कुठं भरली, माझ्याकडे तर नाही भरली, कुठं भरली वैष्णवी फी, कुठं भरली, पण माझ्याकडे भरली का, मला तर नाही कळलं, कुठं आली, ऑनलाईन भरली का, कुणाच्या अकाउंटवर, माझ्या काय अकाउंटवर मला आलं नाही बाबा। असं आहे का, मला कसं नोटिफिकेशन आलं नाही, मग एक काम कर, मग स्क्रीनशॉट काढून पाठवते का,
ओके ठीक आहे, चालतंय मग, चांगली गोष्ट आहे. ठीक आहे, बाकीच्यांनी पण फीस वगैरे भरून घ्या. चलू द्या पुढे आता. बाय बाय.